हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता डिफाइन करने के बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता को एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन में बताया था E बराबर एफ अपॉन में क्यू। और फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता से जुड़े हुए अपन ने डिस्कस किए थे, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये था कि किसी आवेश को आप जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी आवेश क्यू को विद्युत क्षेत्र ई में रखते हैं तो उस पर कितना बल लगेगा। यदि धनात्मक आवेश है तो उस बल की दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश है तो उस बल की दिशा क्या होगी। ऐसा कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। इसके बाद एक टॉपिक अपन ने लिया था कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। उसको अपन ने कैलकुलेट किया था एक निर्देश तंत्र की सहायता लेके। निर्देश तंत्र में मूल बिंदु ओ पर एक बिंदुवत आवेश अपन ने रखा था, प्लस क्यू आवेश भी रखा था और माइनस क्यू आवेश रख के भी माइनस क्यू आवेश के आस्पेक्ट में बिंदुवत आवेश से आर दूरी पर जो बिंदु पी स्थित था वहां पे अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेट या ज्ञात करने की कोशिश की थी अपन ने। और एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक व्यंजक अपन को प्राप्त हुआ था, E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दिशा की बात भी की थी इसके लिए अपन ने कि जो स्थिति सदिश ले रहे हैं अपन बिंदुवत आवेश के लिए, बिंदु P की स्थिति कौन सी है, आर वेक्टर के रूप में ली थी। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा भी आर कैप के रूप में, आर के ऊपर केप लगा के एक एकांक सदिश के द्वारा अपन ने व्यक्त करने की कोशिश की थी। और इसके बाद फंक्शनली एक कंसेप्ट था, वो ये था कि यदि ये बिंदुवत आवेश आपका निर्वात में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी के परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता ई आर, या यूँ कह सकते हैं कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम के माध्यम में स्थित हो, तो उस केस में भी अपन ने एक फाइनली रिजल्ट निकाला था कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है निर्वात की तुलना में। उस माध्यम के परावैद्युतांक को यदि अपन डिफाइन कर रहे हैं के, तो के गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि बिंदुवत आवेश अपना परावैद्युतांक के माध्यम में है या माध्यम की विद्युतशीलता अपन को दे रखी है एप्सिलॉन एम, ऐसे किसी माध्यम में बिंदुवत आवेश है, तो इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण क्या हो जाएगी, निर्वात की तुलना में के गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगी। ऐसे कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किए थे। अच्छे कंसेप्ट होते हैं और सीखने वाले कंसेप्ट होते हैं जो फॉर्मली आगे के कंसेप्ट टॉपिक्स में अपन को बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उस टॉपिक में देखना पीछे के कैसे कैसे कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं। साथ में मैंने इस क्लास के साथ में एक असाइनमेंट और ऐड किया लास्ट में, तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उन असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट असाइनमेंट होगा आपका, उसको सॉर्ट आउट मैं करवा दूंगा। आगे के असाइनमेंट्स जो भी दूंगा ना, वो आपको खुद के बेसिस पे करने पड़ेंगे। कहीं प्रॉब्लम्स आएगी तो अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल के मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसमें आवेशों का निकाय बनाएंगे, वही बहुल आवेश निकाय है अपना। एक बिंदुवत आवेश के लिए अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लिया था, E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बहु आवेशों का निकाय है, तो वही पीछे अपन ने एक कंसेप्ट देखा था अध्यारोपण का सिद्धांत, वही अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ काम में लेने वाले। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ के आस्पेक्ट में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो। एक से अधिक बिंदु आवेश होंगे तो अपन क्या कहेंगे, बिंदु आवेशों के समूह के लिए। तो बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। एक आसान सा कंसेप्ट है। पीछे अपन ने बहु आवेश निकाय के लिए कूलाम्ब बल अपन ने कैलकुलेट किया था, वहां पे भी अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया था। उसी प्रकार यहाँ पे भी अध्यारोपण का सिद्धांत अपन को काम में लेना है। क्या कह रहा है, देखो स्पष्ट तौर पर लैंग्वेज में भी यही लिखा हुआ है
कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। चलो अब देखो, बहु आवेश निकाय की अपन बात कर रहे हैं तो बहु आवेश निकाय बनाएंगे। अब स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो स्थिति अपन को आवेशों की बतानी पड़ेगी, तो इसके लिए निर्देश तंत्र की सहायता अपन ले रहे हैं। निर्देश तंत्र में अपने पास मान लो कि n आवेश हैं और ड्रामेटिकली आपको दिखाई भी दे रहा होगा Q1 Q2 Q3 डैश 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 करके Qn आवेश, n आवेश हैं अपने पास, और उन n आवेशों की वजह से, n आवेशों की निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इनके चारों तरफ। तो उस इनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अपन क्या ले रहे हैं, बिंदु P ले रहे हैं, जहाँ पे इन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र अपन को ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र कह दो चाहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कह दो, बिंदु P पर अपन को ज्ञात करना है। अब अपना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वही कंसेप्ट, इसके लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर लाके रखना पड़ेगा। जैसे बिंदु P पर लाके रखेंगे तो इसके लिए परीक्षण आवेश Q0 के लिए अपन Q1 Q2 Q3 डेस्टेसेस Qn आवेशों के सापेक्ष स्थिति सदिश डिफाइन कर देंगे। देखो डिफाइन किया हुआ है डायग्राम के अंदर कि Q0 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R01 सदिश, Q2 आवेश के सापेक्ष क्या है, R02 सदिश, Q3 आवेश के सापेक्ष क्या है, R03 सदिश, और Qn आवेश के सापेक्ष क्या है, R0n सदिश। ठीक है, ये स्थिति सदिश बताने के बाद अपन ये भी बता सकते हैं कि Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश और डैश डैश Qn, ये सभी आवेश बिंदु P पर अलग अलग स्वतंत्र रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं भी उत्पन्न करेंगे। अपने अकॉर्डिंग जितना आवेश का परिमाण है उसी के अनुपात में अलग अलग विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं भी बिंदु P पर उत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए अपन ने क्या कहा है कि ये जो आवेश हैं Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn, इनकी वजह से बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं क्रम से क्या हैं, E1 सदिश, E2 सदिश, E3 सदिश और डैश डैश En सदिश है। इन विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के लिए और स्थिति सदिशों के लिए Q0 के सापेक्ष आपने देखो लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, माना किसी निर्देश तंत्र में क्रम से बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn स्थित है, जिनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, ये बिंदु आपका P देखो यहाँ पे स्थित है। इन सभी आवेशों की वजह से बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके लिए बिंदु P पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 को रखा है। आवेश Q0 का बिंदु आवेशों Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश अपन ने डायग्राम में क्या बताया, क्रम से R01 सदिश, R02 सदिश, R03 सदिश, डैश डैश R0n सदिश है। ठीक है, और इन बिंदु आवेशों Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं क्या हैं, क्रम से E1 सदिश, E2 सदिश, E3 सदिश, डैश डैश En सदिश है। ठीक है, अब अपन को ये पता है कि इन आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं ये हैं, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे अपन डायरेक्टली। अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर अपन को परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या प्राप्त होगी, E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस डैश 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 प्लस En सदिश। ये अध्यारोपण का सिद्धांत अपन को दे रहा है। ठीक है, अब एक बिंदुवत आवेश की वजह से अपन को विद्युत क्षेत्र तीव्रता पता है क्या होती है, KQ/R², और सदिश रूप में है तो एकांक सदिश को काम में लिया था, R कैप के रूप में काम में लिया था। यहाँ पे जो स्थिति सदिश अपन ने बताया उसी का एकांक सदिश काम में लेंगे। तो देखो E1 विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसकी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिएगा कि यहाँ पे E1 विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन से आवेश की वजह से, Q1 आवेश की वजह से, और Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R01 सदिश। ठीक है, डायग्राम में बताया ऊपर मैंने, तो यहाँ E1 क्या हो जाएगा, KQ1/R01 स्क्वायर, R01 का कैप। इसी प्रकार E2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता Q2 आवेश की वजह से है, तो क्या हो जाएगी, E2 क्या हो जाएगी, प्लस KQ2/R02 स्क्वायर, R02 का कैप। और इसी तरीके से E3 विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसकी वजह से है, Q3 आवेश की वजह से, तो प्लस अपन ने क्या किया है कि Q3/R03 का स्क्वायर और R03 का कैप प्लस डैश डैश डैश
विद्युत क्षेत्र तीव्रता En किसकी वजह से है, Qn आवेश की वजह से, तो वही प्लस के Qn अपॉन में R0n का स्क्वायर, R0n का कैप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, देखो सब में के कॉमन है, के यहाँ पे क्या है, स्थिर विद्युत बल नियतांक है, बताया हुआ है पीछे, इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा है, Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, प्लस Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, प्लस Q3 R03 Q3 बटा में R03 का स्क्वायर और R03 का कैप, प्लस डेस डेस एस, प्लस Qn अपॉन में R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ठीक है, अब इस ब्रैकेट वाली टर्म को क्या है, समेशन फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं, पहले भी किया है ऐसा बहुल आवेश निकाय के लिए। कैसे लिख दिया इसको, ई सदिश बराबर के समेशन के अंदर आई इक्वल्स, आई का वेरिएंट, आई क्या है, एक वेरिएंट है जिसकी वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज होगी, तो जहां जहां 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज बढ़ रही है ना, वहां वहां अपन समेशन में आई लगा देंगे। समेशन आई इक्वल्स 1 to n क्यू, देखो Q1 Q2 Q3 ये बदल रहे हैं ना, तो Q ऑफ आई बटा में नीचे भी R01 R02 R03 R0n ये बदल रहा है, तो R0i का स्क्वायर और R0i का कैप, ये कर दिया। एक आसान सा कंसेप्ट अपन ने फॉर्मेशन या यूं कहीं व्यंजक निकाल लिया है बहुल आवेश निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ठीक है, अब देखो इसको थोड़े से चेंजेस और कर सकते हैं इस व्यंजक में, वो क्या है, अपन को पता है एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटा में सदिश का परिमाण। ठीक है, अब यहाँ पे एकांक सदिश है R0i का कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, सदिश क्या है, R0i का सदिश बटा सदिश का परिमाण। अपन ने निकाल, देखो दो खड़ी लाइन लगाते हैं, सबको पता है 11th क्लास में पढ़ के आते हैं ये चीज, R0i का कैप बटा में R0i, ये आ गया। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देंगे, देखो जैसे रिप्लेस करेंगे समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 को रिप्लेस करेंगे, R0i कैप की जगह रखेंगे, तो अपने पास फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, और फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से ई सदिश बराबर के समेशन में आई इक्वल्स 1 to n क्यू ऑफ आई बटा में R0i का क्यूब हो जाएगा। एक इधर एकांक सदिश वाला भी बटा में क्या है R0i, तो R0i का स्क्वायर पहले से था, एक और आ गया तो R0i का क्यूब हो गया, और R0i सदिश, ये नया फॉर्मेशन हो गया। दोनों फॉर्मेशन अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि ये निकाय अपने स्थिति की बात करें, तो यदि ये निकाय निर्वात में स्थित हो तो के की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता अपन काम में ले लेंगे। ठीक है, और वो का वो फॉर्मेशन आगे वाला समेशन आई इक्वल 1 to n क्यू ऑफ आई अपॉन में R0i का क्यूब, R0i सदिश। ठीक है, ये फॉर्मेशंस हैं, मैथमेटिकली अपन को न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, देखो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिनको बोलते हैं। सबसे पहले इस चीज का जिक्र या इस चीज को डिफाइन किया था, वही पहले एक बार हो चुका है जिक्र इस चीज का, माइकल फेराडे विद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया था, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिकल्पना भी किसने की थी, माइकल फेराडे ने की थी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं या वक्र जिसके किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे अपन, तो स्पर्श रेखा क्या करेगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक आसान सी डेफिनेशन है, आपने विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, या वक्र भी आप इनको कह सकते हो, जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या करेगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। देखो ड्रामेटिकली देख लो इसको, डायग्रामेटिकली देख लो, इसमें क्या है, मैंने एक विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर 3 बिंदु लिए हैं, देखो ये वक्रीय फॉर्म में है विद्युत क्षेत्र रेखा, तो यहाँ पे 3 बिंदु लिए ए बी सी, इन तीनों बिंदुओं पर देखो स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा से अपन को तीनों एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं अपन अलग अलग बिंदु पे, तो अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। यही तो कह रहे
अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं या वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो ऐसी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अब वन बाय वन। फंक्शनली इम्पोर्टेंट होती हैं प्रॉपर्टीज, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन डिस्कस करेंगे ना, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपका 99 क्या कहें 100% बन जाता है। तो यहाँ से इनको सावधानी से समझ लें। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज फिर से आएंगी, देखो वन बाय वन। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, डायग्रामेटिकली बता रखा है, प्लस से शुरू हो रही है और एरो देखो, तीर के निशान देखो किस तरफ है? माइनस आवेश की तरफ है। तो क्या स्पष्ट हो रहा है इससे कि प्लस आवेश से तो प्रारंभ होती हैं क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ऋणावेश पे या माइनस आवेश पे समाप्त होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, यदि अपने पास एकल आवेश धनावेश की बात करें, एकल आवेश निकाय की पहले भी बात कर चुके हैं अपन। यदि अपने पास एकल धनावेश हो तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? त्रिज्यतः बाहर की ओर। एकल धनावेश है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? त्रिज्यतः। अब ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती हैं ना किसी भी आवेश से, वो अपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र। त्रिविमीय निर्देश तंत्र का मतलब किसी भी बिंदु के चारों तरफ किसी भी दिशा में अपन जा सकते हैं। तो वैसे ही एक बिंदुवत आवेश की बात करें तो बिंदुवत आवेश के लिए एक तल में विद्युत, अब यहाँ पे पेपर पे अपन स्टडी कर रहे हैं तो पेपर पे या कागज पे तो अपन, या ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? एक तल के अंदर ही अपन क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, जबकि वास्तव में ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? एक बिंदुवत आवेश से सभी संभव दिशाओं में निकलती हैं। आपका लेफ्ट राइट अप डाउन, फ्रंट में बैक में, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, हर दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। यहाँ पे तो एक तल की बात, क्यों समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने पेपर यूज किया, तो पेपर पे तो एक तल की बात करेंगे। यहाँ पे त्रिविमीय दिशिक होती हैं ये, और त्रिज्यतः बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, एकल धनावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? त्रिज्यतः बाहर की ओर निकलती हैं। अब बाहर की ओर निकल रही हैं तो कहाँ समाप्त होंगी? अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही यदि अपन एकल ऋणावेश की बात करें ना, तो एकल ऋणावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? त्रिज्यतः अंदर की ओर होंगी। ऋणावेश में देखो डायग्रामेटिकली स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तीर के निशान देखो, ऋणावेश माइनस आवेश के अंदर की तरफ घुस रही हैं। अब आके समाप्त तो हो रही है ऋणावेश पे, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होंगी? ऋणावेश, एकल ऋणावेश के केस में अनंत से प्रारंभ होंगी और माइनस आवेश पर समाप्त होंगी। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि यदि कोई आवेश अपन लें, चाहे वो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होंगी। ठीक है, और यदि ऋणात्मक आवेश की बात करें तो ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? समाप्त होंगी। ठीक है, तो यही बात करें कि इन प्रारंभ होने वाली, किसी भी आवेश से प्रारंभ होने वाली या किसी भी आवेश पर समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी? उस आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होंगी, या समानुपाती आप कह सकते हैं। आवेश का परिमाण कम है तो उससे निकलने वाली या उस पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी। यदि आवेश का परिमाण ज्यादा है तो उस केस में ज्यादा परिमाण के आवेश से निकलने वाली या उस पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परिमाण जितना ज्यादा, निकलने या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अपन विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के अविलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की बात करें तो वो इस क्षेत्र में
उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती हैं। भाई कोई भी अपन ने पृष्ठ ले लिया, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने एकांक माना है, विद्युत क्षेत्र है। अब उस विद्युत क्षेत्र में अलग अलग जगह पे अपन यदि उस एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ को रखेंगे ना, देखो डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है कि डायग्राम में एक पृष्ठ अपन ने ए लिया है, इसका मान लो एकांक क्षेत्रफल है। एक पृष्ठ अपन ने बी लिया है, उसका क्षेत्रफल भी एकांक है। और एक तीसरा पृष्ठ लिया है सी, इसका भी क्षेत्रफल एकांक है। तो विद्युत क्षेत्र में 3 एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ लिए, लेकिन तीनों में गौर करने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे ए पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर बी की बात करें तो देखो 2 ही क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, और सी से बात करें तो सी से तो कोई क्षेत्र रेखा गुजर ही नहीं रही है। तो यही बात कह रहे हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, इस क्षेत्र में उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगी। मतलब तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। क्या कह रहा हूं मैं, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो एकांक क्षेत्रफल इस क्षेत्र में स्थित एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। तीव्रता जितनी ज्यादा, एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, ए स्थिति, बी स्थिति और सी स्थिति पे अपन को यही बात समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी ना तो क्षेत्र प्रबल होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और जब क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। एक आसान सा कंसेप्ट यहाँ से इस पॉइंट से, 5वें पॉइंट से अपन को पता चल रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। यदि क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि किसी आवेश मुक्त स्थान में, आवेश मुक्त स्थान का मतलब वहां कोई दूसरा आवेश स्थित नहीं हो, एक जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा आवेश नहीं हो। और यदि ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। सतत मतलब लगातार, लगातार वक्र के रूप में होती हैं जो कभी टूटती नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटते नहीं है, एक दूसरे को परस्पर काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, यदि वो काटेंगी तो देखो इसमें डायग्रामेटिकली देखो, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पे देखो, दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। और 2 स्पर्श रेखाएं खींचने का मतलब है ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशाओं को व्यक्त करेंगी। जबकि विद्युत क्षेत्र में एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा तो संभव है ही नहीं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव है। इसलिए अपन कहते हैं, देखो कारण शॉर्ट में बताया हुआ है, क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जबकि एक ही बिंदु पर क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है। ये 2 क्षेत्र रेखाएं अपन ने खींची हैं, इनके कटान बिंदु पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो 2 स्पर्श रेखाएं खींची है, तो विद्युत क्षेत्र ई सदिश ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 2 दिशाएं बता रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो ही नहीं सकती, इस वजह से 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। स्थितिकी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। देखो बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्यों नहीं बनाती हैं बंद लूप, क्योंकि किसी भी बिंदुवत आवेश से यदि विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ हो रही है ना, तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा उसी बिंदुवत आवेश पर कभी भी समाप्त नहीं होती है। कारण आसान है, क्या कारण है कि यदि कोई बिंदुवत आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ होती है ना, तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा उसी आवेश पर आकर वापस खत्म या समाप्त नहीं होती है। यदि उसी आवेश पर वापस आकर समाप्त नहीं होगी तो बंद लूप बनेगा कहाँ से भाई, सिंपल सी बात है ना। कारण है कि
लिखा हुआ भी देखो लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है ना उस पर कभी समाप्त नहीं होती है, तो बंद लूप का निर्माण नहीं होगा। यह विद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रकृति को व्यक्त करता है। संरक्षी, असंरक्षी, ये चीजें 11th क्लास में बता चुके हैं। पथ पे निर्भर करता है, पथ पे निर्भर नहीं करता है, ये प्रॉपर्टीज 11th क्लास में डिस्कस की जा चुकी हैं। वहीं से कंसेप्ट यहाँ पे जोड़ा गया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं। विद्युत क्षेत्र के लिए कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है, संरक्षी प्रकृति होती है, बंद लूप नहीं बनता है। इसी बात से ये बात स्पष्ट हो रही है। ठीक है, दो समान प्रकृति के आवेश यदि अपने पास है, अब दो समान प्रकृति के आवेश में दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा निकाय अपने पास हो तो क्या होगा, तो देखो दोनों सिचुएशन में डायग्राम से मैंने समझा रखा है कि यदि दो समान प्रकृति के आवेश होना, चाहे वो प्लस प्लस है, प्लस प्लस वाले में भी देख लो क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत क्या हैं, फैलने का प्रयास करती हैं। और फैलने का प्रयास क्यों करती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। माइनस क्यू आवेश की बात करें तो इधर देखो, इधर भी सेम वही सिचुएशन है। बात क्या है, स्पष्ट है, दो समान प्रकृति के आवेश चाहे वो प्लस प्लस ले लो चाहे वो माइनस माइनस ले लो, यदि ऐसा कोई निकाय है तो क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करेंगी, जो कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाता है। आसान सा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। दो विपरीत प्रकृति के आवेशों की बात कर लें, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के निकाय की बात करें तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। विजातीय आवेश भी इनको कह सकते हैं। यदि ऐसे निकाय की बात करें ना तो ऐसे निकाय में क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में, इंपॉर्टेंट है ये, पीछे अपन ने बात की थी, क्या कहा था, लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती हैं, जो विपरीत प्रकृति के या विजातीय आवेशों के मध्य पारस्परिक आकर्षण को दर्शाती हैं। देखो डायग्राम में दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, ये दोनों आवेश एक से देखो प्लस क्यू आवेश से हर सिचुएशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, एरो की डायरेक्शन देखो, और माइनस क्यू आवेश में हर सिचुएशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और चीज यहाँ पे अपन देखना चाह रहे हैं, क्या है कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, अपनी लंबाई के अनुदिश या लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास कर रही हैं। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, स्पष्ट ये हो रहा है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य या विजातीय आवेश कह सकते हैं अपन, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस, क्या हो रहा है, इनके मध्य पारस्परिक आकर्षण हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अब देखो समविभव क्या होता है, अपन को इसके लिए विभव का जानना जरूरी है, जो आपके 3rd चैप्टर के अंदर है। समविभव पृष्ठ, इसका सीधा सा सेंस आप जान लो, इसका अर्थ क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अब अपन इससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एक आवेशित चालक की अपन बात करें, चालक कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, चालक, अचालक, अर्धचालक पढ़े होंगे आप लोगों ने, मैं चालक की बात कर रहा हूं। और यदि चालक आवेशित है, क्योंकि एक आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ होता है, अतः क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। क्षेत्र रेखाएं हमेशा आवेशित चालक के पृष्ठ के कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो,
अलग अलग सिचुएशंस में क्षेत्र रेखाएं खींची हुई हैं। 12वां पॉइंट देखो, 12वें का ए पॉइंट देखो आप, जब अपन को कोई ऐसा विद्युत क्षेत्र दे रखा है जिसमें परिमाण तो नियत है लेकिन दिशा क्या है, नियत नहीं है, तो अपन क्षेत्र रेखाओं ऐसे विद्युत क्षेत्रों को कैसे प्रदर्शित करेंगे क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पे देखो परिमाण नियत है, इसकी वजह से क्या कर रखा है, प्रत्येक विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कहीं पे भी देखो दूरी क्या है, बराबर है। जितना वक्रीय एक विद्युत क्षेत्र रेखा है उतनी वक्रीय दूसरी है। वक्रीय का मतलब मुड़ी हुई, ठीक है। इन प्रत्येक दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या है, समान है। इस वजह से अपन कह रहे हैं कि परिमाण तो नियत है, लेकिन चूंकि ये घूम रही है ना, मुड़ी हुई है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो अलग अलग बिंदु पर अपन यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या निकल के आएगी, अलग अलग निकल के आएगी। इसलिए कहा गया है इसमें देखो, विद्युत क्षेत्र का परिमाण यदि नियत है लेकिन दिशा नियत न हो तो क्षेत्र रेखाओं को इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों ही नियत ना हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचेंगे, देखो ऐसे। कहीं पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में दूरी कम है तो कहीं पे ज्यादा है, ठीक है। दिशा तो अलग होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों ही नियत है, अब दोनों ही नियत है तो उसमें विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, और प्रत्येक दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में दूरी भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ध्यान रखना, ऐसे विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इसका याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पार्ट के लास्ट में एक टॉपिक आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो उस टॉपिक में कंसेप्ट देखो काम में आएगा। सारे कंसेप्ट है ना, धीरे 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 धीरे, अभी अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट सेकंड में भी काम में आएंगे, थर्ड में भी काम में आएंगे, वन बाय वन जो आपके पहले के कंसेप्ट है ना वो आगे यूज होने वाले हैं। इसी वजह से थोड़ा समय लेके इन चीज़ों को अच्छे से एक्सपेंड करके अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आगे की चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो अपनी क्लास तो होती है फिनिश, लेकिन इस क्लास के बाद एक असाइनमेंट है जो आपको नोटबुक के अंदर नोट्स को मेंटेन करने के बाद करना है। इसको असाइनमेंट 1 नाम दिया है मैंने। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो किस तरीके के बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं, यहीं पे 100 में से 99 होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे दो बिंदु आवेश हैं, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो व क्यू इज लेस देन जीरो, तो आवेशों की प्रकृति बताओ और आवेशों के मध्य बल की प्रकृति बताओ। यदि अपने दिमाग को यूज करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड देखो, यदि Q1 Q2 लेस देन जीरो है, यदि Q1 Q2 लेस देन जीरो है तो फिर से वही बात, आवेश Q1 व Q2 की प्रकृति बताइए, ठीक है, और आवेश Q1 व Q2 के मध्य बल की प्रकृति बताइए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण संभव है, स्थिति को आपको उपयुक्त चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। दिमाग पे जोर डालिएगा, पीछे अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं, क्यों, इसका भी एक कारण है, वन वर्ड वाला सा कारण है, ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, इसका कारण भी बताया मैंने, डिस्कस किया है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसका कारण भी मैंने बताया आपको। निम्न आवेशों की प्रकृति बतानी है, देखो ये डायग्राम देख के Q1 और Q2 की प्रकृति बतानी है आपको। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर्स अपने कथित अंदाज में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की जब परिभाषा बताते हैं ना तो बोल के बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के गति के पथ व दिशा को व्यक्त करती हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स ऐसी डेफिनेशन देते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण के पथ का अनुसरण करें, यह आवश्यक नहीं है, स्पष्ट करें। एक अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ टीचर्स क्या डिफाइन करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कि एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं
जो क्या करती हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के पथ, गति के पथ की दिशा बताती हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, टोटली कंसेप्चुअली रॉन्ग तरीके से बताते हैं। समझेंगे इस क्वेश्चन को कल अच्छे तरीके से समझेंगे, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो बेटा सब लोग आप करें असाइनमेंट को, इसको असाइनमेंट के कॉलम में ये आपको स्कैन किया हुआ या तो इसी पीडीएफ के साथ मिल जाएगा आपको, या फिर असाइनमेंट का जो कॉलम आपके इंस्टीट्यूट के ऐप में है ना, उसमें भी ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।